जहां लग रहा था कि शायद गुवाहाटी हाईकोर्ट से कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को रिलीफ मिल जाएगी, वहीं कहानी ने एकदम शार्प टर्न ले लिया और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोर्ट ने डायरेक्टली सिग्नल दे दिया है कि उन्हें अरेस्ट करने का वक्त आ चुका है, और क्या ये भी कह दिया है कि उन्हें अरेस्ट करने की जरूरत भी है। क्या अब बस वक्त की बात है जब कांग्रेस लीडर को पुलिस कस्टडी का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा, किस बेसिस पर बेल रिजेक्ट हुई और अब आगे क्या हो सकता है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि पिक्चर कंप्लीट हो जाए। ये पूरी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा की वाइफ रिनिकी भुयान शर्मा के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए कि उनके पास मल्टीपल फॉरेन पासपोर्ट्स हैं और उन्होंने यूएस में कंपनी खोली है जहां उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट भी किया है। इन्हीं एलिगेशन के बेसिस पर असम पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की जिसमें डिफेमेशन के साथ साथ फोर्जरी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे सीरियस चार्जेस इंक्लूड किए गए और यहीं से लीगल बैटल स्टार्ट होती है। जब असम पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा के रेसिडेंस पर पहुंची तो वो वहां मौजूद नहीं थे। उसके बाद उन्होंने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें एक वीक का रिलीफ दिया ताकि वो असम के कोर्ट्स अप्रोच कर सके, लेकिन कहानी यहाँ सिंपल नहीं रही क्योंकि असम गवर्नमेंट ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और उन्हें डायरेक्टली गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने को कहा और यहीं से उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन फाइल की। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट में बैठे जस्टिस पार्थिव ज्योति साइकिया ने उनके एंटीसिपेटरी बेल प्ली को रिजेक्ट करने के साथ अपने ऑर्डर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया है जो सीधा इस केस के कोर को हिट करता है। कोर्ट ने कहा कि द हस्बैंड ऑफ श्रीमती रिनिकी भुयान शर्मा इज इन पॉलिटिक्स and is the chief minister of Assam. But Srimati Riniki Bhuyan Sharma is not in politics. If Mr. Kheda had raised those accusations against the chief minister of the state, then the matter would have been a political rhetoric. But in order to gain political mileage, Mr. Kheda has dragged an innocent lady into the controversy. ये लाइन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये क्लियर जुडिशियल क्रिटिसिज्म है जहां कोर्ट ने ये माना कि एक नॉन पॉलिटिकल इंडिविजुअल को अननेसेसरली कंट्रोवर्सी में लाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये कोई सिंपल डिफेमेशन का केस नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि he has not yet proved beyond doubt that श्रीमती रिनिकी भुयान शर्मा has passports of 3 other countries. He also has not yet proved beyond doubt that she had opened a company in the United States of America and invested a huge amount of money. और यहाँ कोर्ट essentially ये कह रहा है कि जो allegations लगाए गए थे उनका कोई concrete proof अब तक प्रेजेंट नहीं किया गया है। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ से पूरा मैटर और सीरियस हो जाता है, वो है कस्टोडियल इंट्रोगेशन का। कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। ये लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है क्योंकि जब कोर्ट ये कहता है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन नेसेसरी है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अक्यूज्ड को कस्टडी में लेकर डिटेल में क्वेश्चनिंग करे, स्पेशली ये जानने के लिए कि अलिजेडली फॉल्स डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए। अब कोर्ट का रीजनिंग भी यहाँ क्लियर है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन को ये पता लगाना है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अलिजेडली फॉल्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जिनके बेसिस पर ये क्लेम्स किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट को लगता है कि मैटर सिर्फ स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इसमें एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी या फोर्जरी का एंगल भी हो सकता है जिसे प्रूव करना जरूरी है। अब पवन खेड़ा की तरफ से क्या आर्गुमेंट्स दिए गए थे उसे भी समझना बेहद जरूरी है। पवन खेड़ा ने अपनी प्ली में ये कहा कि उनके स्टेटमेंट्स एक पब्लिक और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में दिए गए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्हें सिलेक्टिवली इंटरप्रेट करके क्रिमिनल केस बना दिया गया है। उनका कहना था कि ये एफआईआर एक्चुअली एक पॉलिटिकल वेंडेटा का रिजल्ट है। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके प्ली में ये भी कहा कि the petitioner being a prominent political figure and spokesperson has been targeted for statements made in discharge of his public duties and the impugned FIR constitutes an abuse of the process of law aimed at harassment and intimidation। ये एक टिपिकल डिफेंस है जहां अक्यूज्ड ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कि उसके खिलाफ लीगल प्रोसेस का मिसयूज हो रहा। अब पवन खेड़ा ने एक और इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया था कि उन्होंने जो एलिगेशंस उठाए थे वो इंट्रोगेटरी फॉर्म में थे, मतलब उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए थे ना कि फाइनल कंक्लूजन्स दिए थे। इसलिए उनका कहना था कि उनका कोई रोल नहीं है किसी भी फोर्स्ड डॉक्यूमेंट के क्रिएशन या सर्कुलेशन में। लेकिन कोर्ट इन आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं हुई। कोर्ट ने क्लियरली ये इंडिकेट किया कि मैटर सुपरफिशियल नहीं है और डीपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और इसी वजह से एंटीसिपेटरी बेल डिनाई कर दी गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है वो ये है कि क्या अब अरेस्ट ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो देखिए, टेक्निकली एंटीसिपेटरी बेल का रिजेक्ट होना ये नहीं कहता कि अरेस्ट इमीडिएट ही होगी, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब ये होता है कि पुलिस के पास अब फ्री हैंड है कि
कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट कर सकती है, स्पेशली जब कोर्ट ने कस्टोडियल इंट्रोगेशन को नेसेसरी माना है। इसका एक साइकोलॉजिकल और लीगल इम्पैक्ट भी होता है। जब कोर्ट ये कहता है कि कस्टडी में इंट्रोगेशन जरूरी है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का केस स्ट्रांग हो जाता है और अरेस्ट की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। साथ ही कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है एक इनोसेंट लेडी को कंट्रोवर्सी में ड्रैग किया गया है, वो भी प्रोसिक्यूशन के नैरेटिव को स्ट्रेंथन करता है। इससे ये सिग्नल जाता है कि कोर्ट प्राइमा फसाई कंप्लेनेंट के कंसर्न को सीरियस मान रहा है। अब पॉलिटिकल एंगल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये केस एक कांग्रेस लीडर और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के फैमिली मेंबर के बीच का डिस्प्यूट है, तो नेचुरली इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी स्ट्रांग रहेंगे। पवन खेड़ा ने खुद अपनी प्ली में ये कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल रोल। दूसरी तरफ कंप्लेनेंट का स्टैंड ये है कि उनकी पर्सनल रेपुटेशन को डैमेज किया गया है। लीगल टर्म में देखा जाए तो ये केस फ्री स्पीच वर्सेस डिफेमेशन वर्सेस क्रिमिनल लाइबिलिटी के बीच का एक कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन बन गया है। एक तरफ पॉलिटिकल स्पीच का प्रोटेक्शन होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर एलिगेशन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो और उनका प्रूफ ना हो तो वो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? पवन खेड़ा के पास अब लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं। वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, लेकिन कंसिडरिंग कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें रिलीफ देने में हेजिटेंट रहा है, वहाँ भी उन्हें टफ स्क्रूटनी फेस करनी पड़ेगी। दूसरे सिनेरियो ये है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करे और फिर वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करे। एक टिपिकल प्रोग्रेशन होता है जब एंटीसिपेटरी बेल डिनाई हो जाती है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि जहाँ पहले लग रहा था कि लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती है, अब सिचुएशन काफी टाइट हो गई है। कोर्ट के स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की नेसेसिटी और सीरियस चार्जेस का होना, ये सब मिलकर ये इंडिकेट करता है कि मैटर अब सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं रहा बल्कि एक फुल फ्लेजेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। और अब देखना ये होगा कि क्या पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगला स्टेप लेती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।